educator Shreya Jha, and today we are going to talk about business plan and feasibility analysis. So start करते हैं आज का लेक्चर. ये जो है हम टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे UGC नेट मैनेजमेंट सिलेबस यूनिट नंबर 10 है और आज हम बात कर रहे हैं बिजनेस प्लान एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस की. इसके अंतर्गत हम प्रोसेस ऑफ टेक्निकल, मार्केटिंग, फाइनेंशियल और बाकी और भी कुछ एनालिसिस है जो हम इसके अंदर चर्चा करने वाले हैं. सो बेसिकली तो हम टारगेट कर रहे हैं यूजीसी नेट मैनेजमेंट सिलेबस को. हाउएवर वो सारे स्टूडेंट्स, वो सारे एस्पिरेंट्स जैसे कि MBA, BBA, BCom, MCom आदि भी इस वीडियो से लाभ ले सकते हैं, जिनका भी जो भी मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं और इनका एंटरप्रेन्योर जो है एक सब्जेक्ट है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखते हैं बिजनेस प्लान. बिजनेस प्लान क्या होता है? बिजनेस प्लान इज एसेंशियली अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट सर्व्स एज अ guidepost in entrepreneur's voyage from taking up of the project to its successful implementation. So business plan जो है बेसिकली क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है. कैसा रिटन डॉक्यूमेंट है? जो एक मार्गदर्शन का काम करता है. और मार्गदर्शन कहाँ से? तो जब से वो जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं वहां से लेके प्रोजेक्ट की जब तक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन होती है एंड इवन बियॉन्ड, तो ये सारी चीजें जो है बिजनेस प्लान में जो है मेंशन होती है. सो जनरली कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होते हैं बिजनेस प्लान को टेकअप करने के लिए, उसके जो है सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए. सो बिजनेस प्लान जो है क्या इंटेल करता है? इट इंटेल्स एंटरप्रेन्योरशिप विद ऑल द हर्डल्स, द वे द essentials of coordinating, integrating various elements of management like मार्केटिंग की बात करें, फाइनेंस की बात करें, प्रोडक्शन, HR फॉर मेकिंग इट अ सक्सेस. सो बिजनेस को सक्सेस करने के लिए जो है बिजनेस प्लान के इन एलिमेंट्स की हम बात करते हैं. समझते हैं कि बिजनेस प्लान की क्या ज़रूरत होती है. व्हाट इज़ द नीड ऑफ अ बिजनेस प्लान? बिजनेस प्लानिंग हालांकि सारे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो बनाते हैं, लेकिन इसका जो है विस्तार या गहराई की यदि हम बात करें तो ये जो है बिजनेस टू बिजनेस डिफर करेगा. इट डिफर्स फ्रॉम enterprise to enterprise. So for example, if we talk of a big giant like a manufacturing enterprise, or we talk of a technical enterprise which is huge in you know which is a huge business. So अगर हम उनकी बात करें तो उनका जो डेप्थ होगा, उनकी जो डिटेल्स होगी वो काफ़ी ज़्यादा विस्तार में होगा. हालांकि अगर हम बात करें लघु उद्योग की, if we talk of a small scale local firm like a trading or a service organization, that may not require such elaborate business plan. So इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स हैं. We talk of the size of the market, the intensity of the competition, nature of the target audience and other environmental factors. So they also have an impact on the need and composition of the business plan. So ये सारे कुछ फैक्टर्स थे. आगे बढ़ते हैं. कई सारे तरीके हैं जिससे जो है बिजनेस प्लान हेल्प करता है एक एंटरप्रेन्योर को. सो फर्स्ट इज इट लेज डाउन द रोड मैप ऑफ द प्रोग्रेस. सो ये रोड मैप प्रदान करता है, माइलस्टोन सेट करता है, एक टाइम बाउंड मंजिल तक पहुंचने के लिए जो है मदद करता है. इसके अलावा अगर हम बात करें तो इट helps in identification and committing resources for achieving the same. Next, if we talk of business plan, helps to set realistic and achievable goals, to devise a methodology for their successful achievement. Next, if we talk of the entrepreneur is able to foresee the bottlenecks and that may arise in implementation of the plan. So दूरदर्शी से पहले ही है जो फोरसाइट कर लेते हैं कि ये सारे हर्डल्स हमें गुजरना पड़ेगा. जब हम बिजनेस प्लान बनाते हैं तो इट हेल्प्स अस टू फोरसी दोज bottlenecks and helps us to better take precautionary measures for those hurdles. Last, if we talk of business plan helps the entrepreneur in securing finances easily. So if we have made a very strong business plan, हमें जो है business plan के basis पे जो है investors को confidence लेने में जो है आसानी होती है, as it helps the entrepreneur in securing financial, thereby it helps the entrepreneur in securing finances easily. It becomes a basis for providing loans. So loans हमें अगर लेना है, grants देना है गवर्नमेंट की, तो ये सारी चीज़ें जो है एक बिजनेस प्लान पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होती है. नेक्स्ट इज फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग अ बिजनेस प्लान. सो एक बिजनेस प्लान बनाने के लिए
क्या क्या फैक्टर्स जो है हमें ध्यान में रखने होते हैं। तो बिजनेस प्लान जो है ये सारे फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने होते हैं। पहला है प्रोडक्ट और सर्विसेज टू बी ऑफर्ड, हम कैसे प्रोडक्ट ऑफर करने वाले हैं, कैसी सर्विस है, फर्म का क्या उद्देश्य है, कौन सी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में जो है एक एंटरप्रेन्योर वेंचर है करेंटली, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज जो है अबंडेंटली अवेलेबल है या फिर स्केर्स रिसोर्सेज है, प्रोक्योर करना मुश्किल है, टारगेट ऑडियंस कौन सी है, कस्टमर्स क्या है, लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है हम एक बिजनेस प्लान बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड बिजनेस प्लान। सो बिजनेस प्लान कैसा होना चाहिए, बिजनेस प्लान ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, रियलिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, ब्रीफ, फैक्चुअल, रैशनल, ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मेंशन है बिजनेस प्लान के। इसको समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। यदि हम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इफ यू कैन गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम NTA like a good business plan may not have the following characteristics and 3 will be a positive word and 1 may be a negative word। तो आपको जो है ध्यान में रखना है। डिक्शनरी मीनिंग भी यदि आपको सबको पता होगा तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है अटेम्प्ट करने के लिए, समझाने जैसा कुछ नहीं है। इफ वी टॉक ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम MBA एंड BBA बैकग्राउंड, सो दे मे गेट अ फुल लेंथ क्वेश्चन ऑन अ business plan, so these pointers may help them to write and elaborate full length question। so आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो अब तक हमने क्या देखा है, बिजनेस प्लान क्या होता है, बिजनेस प्लान के कुछ फीचर्स देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, उसके अलावा हमने देखा कि बिजनेस प्लान जो है उसमें क्या क्या लक्षण होने चाहिए, गुण होने चाहिए। तो सिलेबस की यदि हम बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है मेंशन है फिजिबिलिटी एनालिसिस के अंतर्गत टेक्निकल, मार्केट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। और हम जो है टेक्निकल, मार्केट, फाइनेंशियल एनालिसिस के अलावा पॉलिटिकल, सोशल और जो है लीगल, कल्चरल एनालिसिस भी जो है पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं फिजिबिलिटी एनालिसिस क्या होता है। तो सबसे पहले एक चीज बस ध्यान में रखिए, फिजिबिलिटी एनालिसिस की जब भी हम बात करते हैं एक क्वेश्चन हमेशा ध्यान में रखिएगा, शुड वी प्रोसीड विद प्रपोज्ड बिजनेस आइडिया। इस क्वेश्चन को हम के जवाब में हम जो भी एक्टिविटीज अंडरटेक करते हैं उनको हम फिजिबिलिटी एनालिसिस कहते हैं। तो सिंपल भाषा में फिजिबिलिटी एनालिसिस इम्प्लाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ रियलाइजिंग वंस आइडिया। सो फिजिबिलिटी एनालिसिस जो है एक मल्टी डायमेंशनल जो है कंस्ट्रक्ट है जिसके थ्रू जो है हम बिजनेस की फिजिबिलिटी को चेक करते हैं। सो फिजिबिलिटी एनालिसिस इन्वॉल्व्स assessment of the attractiveness of the business idea as an investment opportunity। So we earlier also discussed कि business plan जो है वो एक बेस होता है, फिजिबिलिटी एनालिसिस में हम जो है उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो फिजिबिलिटी एनालिसिस की यदि हम बात करें तो हमने ये फैक्टर्स देखा कि फिजिबिलिटी एनालिसिस के अंतर्गत हम पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की एनालिसिस कर सकते हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की एनालिसिस कर सकते हैं, सोशल इन्वायरमेंट की एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल इन्वायरमेंट की एनालिसिस करते हैं, लीगल इन्वायरमेंट एंड cultural environment as well। So a business idea must be feasible in all these respects। Also we need to understand, एक और चीज जो है हमें ध्यान में रखने की काफी जरूरत है कि what is infeasible today। आज हो सकता है टेक्निकली कुछ चीजें फिजिबल नहीं है, हो सकता है कि आज हमने अपने मन में सोचा और हम जो है फ्लाई नहीं कर सकते। ह्यूमंस cannot fly without the help of technology, but maybe over a period of time things may change। So what may seem infeasible today may be feasible over a period of time। So हालांकि अगर हम सिलेबस की बात करें तो हमने देखा है, हमने इसको इसके बियॉन्ड जा करके जो है कवर किया है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो है हम एक ब्रीफ लुक ले लेते हैं सारे इन्वायरमेंटल एनालिसिस का। पॉलिटिकल इन्वायरमेंटल एनालिसिस से जो है शुरुआत करते हैं। पॉलिटिकल इन्वायरमेंटल एनालिसिस की यदि हम बात करें तो हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजीज की बात करते हैं, स्पेशली द पार्टी इन पावर। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर लेट 70s की बात करें जब जो है जनता पार्टी की सरकार थी तो उनको जो है उनका झुकाव जो था वो टाइनी, कॉटेज, छोटे छोटे लघु उद्योग के प्रति जो है वो इंक्लाइन थे। तो पॉलिटिकल पार्टी पहले आपको पता है पहले प्लानिंग कमीशन था, तो प्लानिंग कमीशन के 5-5 साल की जो है प्लानिंग हुआ करती थी। तो वो उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजीज है,
आपको उस टाइम की प्लानिंग में देखने को मिलेगी। और मैंने पहले भी बताया है कि अगर आप किसी भी टाइम फ्रेम की कोई भी योजना पढ़ रहे हैं, पॉलिसी पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें हमेशा बैकफुट में जा करके देखें कि उस टाइम का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल पार्टी इन पावर कौन सा था। अगर हिस्टोरिकली बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर हम बात करें करंट टाइम्स की, वी हैव सिंगल विंडो क्लियरेंस एज अ प्रिवेलेंट इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो गुजरात और महाराष्ट्र में बात करें तो हमको जो है with the help of technology, with the help of lot of ease in terms of technology, single video clearance helps down an entrepreneur in time and money for an entrepreneur, as it provides proper coordination of various activities involved in the decision making process. So ये जो है काफ़ी मदद करता है और काफ़ी ज़्यादा जो है एंटरप्रेन्योर को एक बिजनेस को सेटअप करने में हेल्प करता है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का आइडियोलॉजी जो हो वो अगर टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो। सो ऑल दीज फैक्टर्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एनवायरमेंट एनालिसिस। एक और एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट may not be in favor of taking up a particular venture. For example, X venture जो है गवर्नमेंट जो है अप्रूवल नहीं देती है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो होती है कि उनकी जो होती है कि नहीं ये काम जो है यहाँ पर लीगल एथिकल नहीं है और गवर्नमेंट उसको जो है सैंक्शन नहीं देती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनफैक्ट जिसको ध्यान में रखना पड़ता है एक एंटरप्रेन्योर को बिफोर टेकिंग अप एन एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी इन अ पर्टिकुलर रीजन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम देखते हैं फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी के लिए जो है हमको 4-5 क्वेश्चन है, इससे हम टुकड़ों में तोड़ के समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल फिजिबिलिटी की। यदि हम बात करें तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोजेक्ट में जो है हमारी लागत कितनी लगने वाली है, कितना जो है हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सो व्हाट विल बी द टोटल इन्वेस्टमेंट आउटले फॉर द प्रोजेक्ट। ये जो इन्वेस्टमेंट है will that be a one time expenditure for us or will that be a recurring one? What will be the total cost? Also to be considered as a time value of the total cost. Time value का concept जो है उम्मीद करती हूँ आपको already पता होगा। So time value consider करने के बाद जो है आपका प्रोजेक्ट में कितना कॉस्ट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाउ विल द प्रोजेक्ट बी फिनेंस। प्रोजेक्ट का जो फिनेंस है वो कैसे होगा, या वो हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से करने वाले हैं या हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज से करने वाले हैं। व्हाट विल बी द राइट मिक्स। अगर हम दोनों यूज करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म सोर्सेज भी यूज करें, शॉर्ट टर्म सोर्सेज भी यूज करें, तो हम जैसे डेट और इक्विटी की बात करें तो डेट और इक्विटी का क्या कौन सा मिक्स यूज करें, कितना प्रपोर्शन यूज करें और ईच की इंडिविजुअल कॉस्टिंग क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the projected profitability of the project. So क्या जो है प्रोजेक्ट से हमें मिलने वाला है, प्रॉफिट कितना मिलने वाला है, और उस प्रॉफिट को यदि हम इन्वेस्टमेंट से कंपैरिजन करें तो हमने फॉर एग्जांपल 100 रुपीज इन्वेस्ट किया है एक प्रोजेक्ट में, सो 100 के बजाय हमें 150 मिल रहा है। तो 150 कितने टाइम फ्रेम में मिल रहा है और वो इसको जस्टिफाई कर रहा है, क्या वो हमारी इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देखते हैं। What is the level of sales in order to reach break even? उम्मीद करती हूँ break even का मतलब आपको पता होगा। break even यानी कि no profit no loss। तो कितने टाइम फ्रेम में जो है हम break even अचीव कर पाते हैं, कितने सेल्स लेवल पे जो है हम break even अचीव कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। नेक्स्ट इज द लास्ट वन, आर देयर एनी ऑल्टरनेट प्रोजेक्ट्स अवेलेबल। सो एक प्रोजेक्ट की हम बात करें, प्लान ए की हमने बात की अभी तक, इसके अलावा what if plan A is not in action and we look for a plan B? So what are the plan B available to take up? What is their cost? What is their investment? What will be their profitability? What is their financial position? So we also have to answer all these questions from the point of view of plan B project. So उम्मीद करती हूँ फाइनेंशियल फिजिबिलिटी जो है आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सोशल एनवायरमेंटल एनालिसिस की। सोशल एनवायरमेंटल एनालिसिस के अंतर्गत हम देखते हैं एक जो बिजनेस वेंचर है, एक एंटरप्राइज की यदि हम बात करें, वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन होता है। समाज के जो है कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं, इन इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़े होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं कस्टमर्स, वर्कर, सप्लायर्स, गवर्नमेंट्स आदि की हम बात करते हैं। कस्टमर्स की क्या अपेक्षा होती है? कस्टमर्स की अपेक्षा होती है कि उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज रिजनेबल दाम में मिले,
सप्लायर्स जो है वो क्या चाहते हैं, प्रॉम्प्ट पेमेंट की अपेक्षा करते हैं, जिसके लिए एक एंटरप्रेन्योर को जो है कैश बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है। वर्कर या एम्प्लॉय की बात करें तो वो क्या चाहेगा, वो फेयर वेजेस चाहेगा, इसलिए एंटरप्रेन्योर को जो है वो एडिक्वेट वेजेस जो है देना पड़ता है। सरकार, गवर्नमेंट की क्या अपेक्षा होगी, गवर्नमेंट की अपेक्षा एक बिजनेस से एथिकल इंस्टीट्यूशन की होगी। सो अगर हम शॉर्ट में बात करें, कहने का मतलब है कि अगर सोसाइटी एट लार्ज expects the entrepreneur to be fair in his business dealings, make a profit for the himself without ignoring the aspirants of the society. So, established entrepreneur, apart from adjusting these environmental factors, is able to influence and give a sense and direction to these forces. So, उम्मीद करती हूँ सोशल इन्वायरमेंट आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टेक्निकल इन्वायरमेंटल एनालिसिस। सिलेबस में भी आपकी अलग से मेंशन है, तो उसको आप थोड़ा ध्यान दे के समझिएगा। टेक्निकल इन्वायरमेंटल एनालिसिस में हम क्या बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की जो इम्प्लीमेंटेशन है एक प्रोजेक्ट की, जो एक एंटरप्रेन्योर को उसकी ग्रोथ और में मदद देता है, उसकी फिजिबिलिटी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चेक करें, इसको हम 3 भाग में तोड़ के समझते हैं। पहली बात है इनपुट एनालिसिस, नेक्स्ट इज थ्रूपुट एनालिसिस, आउटपुट एनालिसिस। चलिए समझते हैं एक एक करके। तो इनपुट एनालिसिस में हम क्या बात करते हैं, इनपुट एनालिसिस में हम 5M की बात कर रहे हैं। 5M कौन कौन से हैं, मैन, मटेरियल, मशीनरी, मेथड एंड मनी। तो ये जो 5 इनपुट जो है ना, ये सारे इनपुट्स जो है हैज टू बी अवेलेबल इन द राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम फॉर द प्रोजेक्ट टू बी एग्जीक्यूटेड। तो ये सारी चीज़ें जो है एक सही समय, सही टाइम और सही क्वांटिटी, सही कह सकते हैं सही नंबर्स में जो है अवेलेबल होना चाहिए, तभी जाके जो है ये सारे इनपुट फैक्टर्स हैं, प्रोजेक्ट जो है करेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये सारे को हम आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमें कंबाइन करके इन शॉर्ट हम इनको 5M से डिनोट करते हैं। थ्रूपुट एनालिसिस, थ्रूपुट एनालिसिस की बात करें तो यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रोसेस की बात कर रहे हैं। इसमें हम प्रोसेस को एनालाइज करते हैं। तो कुछ प्रोसेस जो है हमने देखा, पिछले कुछ स्लाइड्स में हमने चर्चा की कि कुछ प्रोसेस जो है वो शॉर्ट हो सकते हैं और कुछ लॉन्ग होते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, जिसमें कई सारे एक्टिविटीज लाइक हीटिंग, वेल्डिंग, फैब्रिकेशन, पेंटिंग, पैकिंग एक्सेट्रा जो है शामिल होते हैं। तो अगर थ्रूपुट एनालिसिस को जो हम बात करते हैं, तो सबसे पहले प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन सा जो प्रोसेस है हमें पहले करना है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो थ्रूपुट एनालिसिस में हम देखते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन अंडर टेक्निकल फिजिबिलिटी इज आउटपुट एनालिसिस। आउटपुट एनालिसिस में हम दो चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। पहली बात तो हो गई फिजिकल फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट। फिजिकल फीचर्स में इंक्लूड कलर, weight, size of the product, weight, length, etc. And secondly, we talk of standards to be complied with. So standards, by standards we mean like different certifications and standards like BIS, ISI, ISO, etc. So this was about technical feasibility analysis of a project. आगे बढ़ते हैं। Then comes the legal environmental analysis. So legal environment analysis, similar to a political analysis, legal also plays a very important role. The legal environment analysis, जैसे कि एक कंपनी की फॉर्मुलेशन होती है, तो you have to adhere to certain laws and regulations that affect the formation and the management of a business. Certain guidelines you have to adhere, certain acts and amendments you have to follow from time to time. So legal framework is in our country is very intricate and rigid, so which is in a way good. So we have many benefits also of this rigid environment. Even in large enterprise, though there are some challenges as well, so they have also to go through and comply with all these legal formalities. Next, we talk of cultural environmental analysis. So cultural environmental analysis में मुझे एक चीज़ याद आ रही है, जैसे कि एग्जाम्पल्स आप इसको समझ लीजिए। जैसे सुपर 30 मूवी कुछ दिन पहले आई थी, तो उसमें एक डायलॉग था, राजा का बेटा राजा। So same ways, if we talk of the ancient times, we had a Brahmin boy as a will not be a businessman. Rather, he will take up the vocation, that is a profession of his father, that is priesthood. If we took a look of communities at large, so Marwaris have been highly entrepreneurial, and they have also developed closely well-knit institutions to promote entrepreneurship
among the members of the community. So they were the generally ones that taking up only entrepreneurial activities. So now this scenario is changing. This scenario is changing to a great extent. So you will find people from all domains of the society taking up different entrepreneurial ventures. So we studied, we talked of all this in detail when we were doing rural entrepreneurship. We talked of all this also in terms of women entrepreneurship in detail in separate वीडियो. सो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. और ये साधारण सी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि टाइम के साथ साथ जो है ये चीज़ें बदल रही है. हाउएवर सर्टेन फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर ओपनिंग अ नॉन वेज रेस्टोरेंट where most near a temple or a place like that, that may not be a good idea, because the culture does not support that. The countries which you go, you have to take care of the culture. So entrepreneur has to look up of the cultural environment in the country before taking up any entrepreneurial venture in that particular region. So if we summarize, we can summarize in three main points. First is to have a feasibility study. We have to study it from different prospects. Then we have to make a business plan full, and that business plan has to be foolproof without any flaws, because we have already done the analysis of the different factors. And the last one is the implementation, where will we be depending on the type of the project, location and investment involved, the entrepreneur has to proceed. So we are talking of implementation, take further steps in establishing the unit. So उम्मीद करती हूँ आपको बिजनेस प्लान और फिजिबिलिटी एनालिसिस का जो है टॉपिक क्लियर हो गया होगा. दो क्वेश्चंस हैं, हम देख लेते हैं. एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं. फर्स्ट इज एंटरप्रेन्योर जूडो स्ट्रेटजी. सो नवंबर 2017 का ये क्वेश्चन है. Entrepreneurial judo strategy aims at which one of the following? So filling holes left by others in the country, developing effectiveness in the country, mobilizing finance and effective use of NPAs, non-performing assets, creating competitive environment in the environment of SMMEs. So यहाँ पर जो आंसर है वो है फिलिंग होल्स लेफ्ट बाय अदर्स इन द इंडस्ट्री. एक एग्जांपल से समझते हैं एंटरप्रेन्योर जूडो स्ट्रेटजी क्या होता है. तो कुछ समय पहले की बात करें, यानी कि सेंचुरी बैक प्रोबेबली. तो इफ यू टॉक ऑफ अमेरिकन्स यूज्ड टू बिलीव इन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, तो इसलिए उन्होंने क्वालिटी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया और काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने में बिलीव करते थे. Japanese, on the other hand, used to make cheap quality products, but they used to focus on volume. So they were able to penetrate using entrepreneurial judo strategy in American market. So likewise, filling holes left by others in the industry. जहाँ पे others की जो उनकी strength थी, American की strength थी quality, तो उनको ही quality को ही weakness बना दिया. यहाँ volumes produce करके cheap में imitate करके उन्होंने जो है क्रिएटिवली इमिटेट करके, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जो है ख़राब क्वालिटी का गुड प्रोवाइड किया, बस उसको जो है क्रिएटिवली इमिटेट करके जापानीज वेर एबल टू टेक लार्जेस्ट शेयर्स इन द अमेरिकन मार्केट्स. हालांकि इसके काफ़ी ज़्यादा रिपरकेशन हुए आगे चल करके, और अभी जो है सिनेरियो काफ़ी चेंज हो चुका है. नेक्स्ट बात करते हैं नवंबर 2017 का. अगेन एक क्वेश्चन है, प्रिपरेशन ऑफ अ बिजनेस प्लान एज अ प्री रिक्विजिट टू द प्रमोशन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज रिलेट्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग. तो हमने देखा, अगर हम एक बिजनेस प्लान बना रहे हैं तो इसका जो प्री रिक्विजिट क्या होना चाहिए. देयर इज नो फ्लॉ इन द बिजनेस आइडिया. पहली तो हमने आइडिया होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर के पास जो है एक ग्रेट आइडिया होना चाहिए, उस बेसिस पर जो है वो जाकर के बिजनेस प्लान बनाता है. तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे जो है बिजनेस प्लान बनाने के लिए प्री रिक्विजिट ये होना ज़रूरी है कि जो आइडिया है, जो बिजनेस आइडिया है एंटरप्रेन्योर का, वो फ्री है, फ्री फ्रॉम फ्लॉज है. फैशन कन्विक्शन, फैशन के हिसाब से ऐसा नहीं है कि आप जो है 18वीं शताब्दी में जो चीज़ें जो थी फैशन में, आज आप उसको जो है मान सकते हैं कि दिस इज इन ट्रेंड. सो अकॉर्डिंगली टेनेसिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर. सो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही. तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अब तक कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें. दैट्स ऑल. Thank you.